टाइम देंगे। धन्यवाद सर। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। भारत का इतिहास, रविशंकर जी बैठ जाइए, अब सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनने की क्षमता रखिए, बैठ जाइए। अरे ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं आप। हा? अध्यक्ष जी, भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है। और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। मैं 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रहे थे, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नींव को हम लोगों ने मजबूत किया। सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार, 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया कि 10 रुपए की अर्जी देके आप नो ट्रांसलेशन 10 रुपए की अर्जी देके आप ब्लॉक से लेके राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खेद के साथ यह बात कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक उस सूचना के अधिकार के किस तरह से परकच्छे उड़े, यह कहानी सबको मालूम है। दूसरी बड़ी उपलब्धि, मनरेगा का कानून। 2005 में जब यूपीए की सरकार मनरेगा का कानून लेके आई और हमने कानूनी तौर पर यह सुनिश्चित किया कि 100 दिन जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा। मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर 2024 तक आपने उस 100 के 101 दिन क्यों नहीं किए? आपने उस 100 का 101 दिन नहीं किया। हां, उस कानून को आप कोसते रहे और उस कानून की जो असलियत है उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। तीसरा, निशुल्क शिक्षा का कानून कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक पूरे देश में जात धर्म से ऊपर उठकर जिस बच्चे को शिक्षा चाहिए उसको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और चाहे बड़े से बड़ा निजी स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, 25% जो सीटें थी वो आरक्षित की गई। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों से आते थे। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस देश के 77% के ऊपर गेहूं, चावल, मोटा दाना देने का काम किसने किया? यूपीए की सरकार ने किया। 5वां, आधार, जिसने मूलभूत आधार रखा, जिसके ऊपर जितना ढांचा बना हुआ है वो किसने शुरू किया? और जब यूपीए ने सरकार छोड़ी तो उस समय 80 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए थे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धि रही? क्या अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। अगर आप जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया उसको उपलब्धि मानते हैं, जिसने भारत का सारा लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पे छोड़ता हूं। मैं उम्मीद करूंगा जब वित्त मंत्री अपना इस मोशन के ऊपर जवाब देंगी तो जरूर इस सदन को बताएंगी कि आपकी सरकार की ऐसी कौन सी 5 बड़ी उपलब्धियां रही हैं आपके 10 साल के कार्यकाल में। अब मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2004 में जब हम लोगों ने सरकार संभाली तो परिस्थिति क्या थी? 2003-04 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.5% था। 2007-08 में आर्थिक महामंदी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महामंदी से पहले वो घटकर 2.8% हो गया। जो रेवेन्यू डेफिसिट था कि सरकार के राजस्व में जो कमी थी, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं पहले का भी बताऊंगा, अपना भी बताऊंगा और आपका भी बताऊंगा कि 2003-04 में जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 3.6% था। 2007-08 में वो घटकर 1.2% रह गया। जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था कि जो आप बचत करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, वो 2003-04 में 29.8% था, जो 2006-07 तक बढ़कर 34% हो गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था वो 2003-04 में 28.2% था, जो 2006-07 में बढ़कर 35.9% हो गया। 1998 से लेकर जब 2004 तक आपकी सरकार रही, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, एमएसपी थी, उसको आपने सिर्फ 30 रुपए से बढ़ाया था। 2004 से लेकर 2008 तक वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 300 रुपए बढ़ा था, और 1998 से लेके 2000, जो 2004 से लेके 8 तक गिर के 5.12% रह गया। और जो अर्थव्यवस्था का है बढ़कर सबसे पहले बचत, फिर खपत, सेविंग्स, कंजम्पशन, फिर निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और फिर रोजगार। अब इनकी जो कहानी है वो आंकड़े अपने आप बयान करेंगे। वर्ष 2013-14 में, जिसको आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में पहुंच गई थी, अर्थव्यवस्था को लकुआ मार गया था, कई अलंकरण इस्तेमाल किए गए, रविशंकर प्रसाद जी को तो याद ही होगा। अब उसकी असलियत क्या है? 2013 में जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था वो 34% था। 2022 में वो गिरकर 30% रह गया। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो 2013-14 में 60% था। 2023-24 में वो गिर के 56.9% रह गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था 2013-14 में 33.8% था। और वित्त मंत्री जी, जो जवाब आपने 2 दिन पहले दिया है उसमें आपने इस बात को कबूला है कि वर्ष 2023-24 में वो गिर के 29.20% रह गया है। और इसका कारण ये है कि मैंने ये बात फाइनेंस बिल के दौरान भी कही थी कि पिछले जो 3 साल से कोविड के बाद आपका वित्तीय घाटा है जो 17-18 लाख करोड़ की रेंज में चल रहा है, वो
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन नहीं कर रहा है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर रहा है। जब सरकार ही इतना कर्ज लेती है बाजार से अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, तो जिस निजी क्षेत्र को आपने 2019-20 में इतने बड़े बड़े कंसेशंस दिए थे उस निजी क्षेत्र को तो वो मार्केट एक्सेस मिल ही नहीं पाता। मैं आगे चलता हूं। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन थी 2013-14 में वो 33.8% थी, 22-23 में गिरकर 31.4% रह गई। अब आप बेरोजगारी के दर पे आइए। बेरोजगारी का दर वर्ष 2013-14 में 4.9% था और सीएमआई की जो 4 मंथ की मूविंग एवरेज है, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो आने बंद हो गए हैं, वो 2023-24 में 8 से लेके 9% है। इस देश में पिछले 10 वर्ष में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। आपने खुद अपने बजट के भाषण में यह बात कही 10वें पैरे में कि 2014 से लेके 24 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त किया गया। यह बात भी सही है कि 2004 से लेके 14 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। तो जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आती है, उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। दे वर एब्सोल्युटली एन इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। ये किस तरह का लॉजिक है कि अगर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को हमारे 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, तो जिस सरकार ने 27 करोड़ लोगों को, और इसका जिक्र आपने अपनी 2020-21 के बजट भाषण में भी किया था, उसकी आप निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये किस तरह का कि रोजगार का क्या हुआ? और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वर्ष 2013-14 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तो मनरेगा का जो बजट था वो 33,000 करोड़ था। जो एक्चुअल पैसा खर्च हुआ वो 32,992.83 करोड़ रुपया हुआ। 2023-24 में वो बढ़कर 86,000 करोड़ हो गया। तो इसका यह मतलब है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं पैदा हो रहे। लोग जो मिनिमम वेज है उस मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है। साल में दुगना करना पड़ा। आगे मैं प्रमाण देता हूं। 2014-15 में 16,572.1 लाख परसेंटेज मनरेगा में क्रिएट हुए। 2022-23 में वो बढ़कर 29,564.15 लाख परसेंटेज हो गए। मतलब जितने लोगों ने मनरेगा में काम ढूंढा उनकी गिनती दोबारा दोगुनी हो गई। तो अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार के साधन थे तो लोग जाकर मनरेगा के तहत मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको यूपीए का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस स्कीम को आप कहते थे कि ये गड्ढे खोदने और गड्ढे बढ़ने की स्कीम है, इसी स्कीम ने आपको पिछले 10 साल में बचाया है, नहीं तो इस देश में अराजकता होती। अब आप सुनने की धैर्य रखिए। मैं जब आप बोलती हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं, तो धैर्य रखिए। अब जो बीच में नहीं बोलता अध्यक्ष जी, मैं किसी के 5 साल में किसी के बीच नहीं बोला हूं। जो महंगाई दर था 2013-14 में वो 5.3% था। 2023-24 में वो बढ़कर 5.4% हो गया है। और आप कहती हैं कि हमारे जमाने में महंगाई बहुत थी और आपने अपने महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा है। पर हां, आपकी एक उपलब्धि मैं जरूर गिनाना चाहूंगा
कि वर्ष 2013-14 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 2.05 ट्रिलियन डॉलर की थी। इट वाज अ 2.05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। जो भारत सरकार का कर्जा था वो 55,87,149.33 लाख करोड़ था। वर्ष 2024 में वो अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन की हो गई, पर जो कर्जा है भारत सरकार का वो 3 गुना बढ़ गया। एंड the total debt and liabilities of the government on 31st of March 2024 is 168,72,554.16 lakh crores। मतलब 10 साल में आपने 112,85,394.83 करोड़ का कर्जा पिछले 10 साल में लिया है। इसका यह मतलब है कि जो इतना ज्यादा कर्जा लिया है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके बजट को जब आप ब्रेक डाउन करें, जो आप ही के आंकड़े हैं बाय द रूपी, तो जो सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट है 28 पैसे का वो बोरोइंग्स है, और जो सबसे बड़ा आउटगो है 20 पैसे का वो आपकी क्या कहते हैं ब्याज की पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो ये जरूर आपकी उपलब्धि है कि भाई भारत के ऊपर आपने पिछले 10 वर्ष में 112,85,394.83 करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया। अब मैं जीडीपी के ग्रोथ रेट पे आता हूं। वर्ष 2005 से लेकर 14 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी क्यूमुलेटिवली वो 6.8% से बढ़ी, और 2015 से लेकर 2024 तक वो अर्थव्यवस्था 5.9% से बढ़ी। और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, हमने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, हमने सारे बैंक लूट लिए। तो अगर ये सारी बात सही है वित्त मंत्री जी, तो ऐसा क्यों है कि जो हमारे 10 साल का कार्यकाल था उसमें अर्थव्यवस्था आपके 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा बढ़ी? और ये दोनों जो आंकड़े हैं 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर है, इसमें फर्क नहीं है कि 2004-5 की प्राइसेस के ऊपर कोई आंकड़ा है और 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर कुछ आंकड़ा है। अब मैं आता हूं डॉलर के ऊपर। आप भी प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी। जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुलना प्रधानमंत्री की उम्र से की जाती थी। जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी तो $1 ₹58.65 का था। 4 फरवरी 2024 को वो डॉलर 82.93 का है। तो उस समय तो डॉलर के ऊपर बहुत उत्तेजना होती थी, बड़ी बड़ी बहस होती थी रोज टेलीविजन के ऊपर। ये कहा जाता था कि डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से तेजी से बढ़ रहा है। आज क्या हुआ? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं कभी किसी चर्चा का स्तर नहीं गिराता, पर आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि वो आप तब बोलती थी और जब आज जो परिस्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। अभी मैं आगे आता हूं। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रही, कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, और मैंने कल भी यह बात कही थी कि जो आपकी ऑयल और गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बढ़ती रही। 87.5% है इस साल के पहले 9 महीनों में, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही। 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 903 रुपए का सिलेंडर है, 120% बढ़ा है। पेट्रोल 2014 में 71 रुपए पर लीटर था, आज 97 रुपए पर लीटर है, 37% बढ़ा है। डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है,
प्रतिशत बढ़ा है। मस्टर्ड ऑयल, आपके सरसों का तेल 90 रुपए किलो था, आज 143 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। आटा 22 रुपए किलो था, आज 35 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। दूध 35 रुपए का लीटर था, आज 60 रुपए लीटर है, 71% बढ़ा है। और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था के परकच्छे उड़ा दिए। अगर आप इन सब आंकड़ों को संज्ञान में ले तो पिछले 10 वर्ष में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुझे याद है सुषमा स्वराज जी यहां बैठती थी जब नेता प्रतिपक्ष होती थी, तो वह कहा करती थी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही रूप में गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने 10 वर्ष से फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग की बात की। आप तो एक बहुत पढ़ी लिखी अर्थशास्त्री हैं, आपको यह बात मालूम है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले उसका जो चीफ जनरल मैनेजर है वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करता है, उसके बाद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करता है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आप फोन बैंकिंग की बात करती हैं, पिछले 10 वर्ष में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? कौन से चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से राजनीतिज्ञ के खिलाफ एक्शन लिया? आप बात बड़ी बड़ी करती हैं, 10 साल आपको मिले, आपने एक चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? आपने एक बोर्ड के खिलाफ? 1 मिनट अध्यक्ष जी, 10 साल की बात है, सुन लीजिए, आखिरी 2 दिन रह गए हैं संसद के। आपने किसी राजनीतिक लीडर के खिलाफ एक्शन लिया? सदस्य किसने फोन किए थे? आपकी बहुत लंबी लिस्ट। और मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं, और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की इसके ऊपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है। जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट है, उसने जो बैंक लूट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। The IBC process has institutionalized बैंक लूट। अध्यक्ष जी मुझे रोक रहे हैं, अगर मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं 2 घंटे और जो अर्थव्यवस्था की असलियत है वो उजागर कर सकता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। निशिकांत दुबे जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।